अक्सर ये सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर काम कैसे करता है। आज के इस खास चर्चा में हम भारतीय राज व्यवस्था यानी हमारी इंडियन पॉलिटी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये समझना हर एक नागरिक के लिए बेहद जरूरी है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे काम करने का असल तरीका, असल मैकेनिज्म क्या है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। राज्य, राष्ट्र और लोकतंत्र, आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में ये लोकतंत्र एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौते जैसा है। इसे इस तरह समझिए कि नागरिकों ने अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों की गारंटी के बदले में एक राज्य को शासन करने की शक्ति दे दी है। काफी दिलचस्प है ना? आज हम इस पूरे संविधान को किसी शानदार इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे गणतंत्र की नींव से, फिर इसके दर्शन और विदेशी स्रोतों पर बात करेंगे। उसके बाद इस इमारत के मुख्य स्तंभ यानी मौलिक अधिकार, फिर ऊपर की छत यानी केंद्रीय कार्यपालिका और अंत में संसद की संरचना को समझेंगे। तो पहला हिस्सा, गणतंत्र की नींव यानी आधार का निर्माण। अब जाहिर सी बात है कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश की इमारत खड़ी करनी हो तो नींव भी तो एकदम पक्की और बहुत सोच समझकर बनाई जानी चाहिए ना, और वो भी तब जब देश एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहा हो। इस टाइमलाइन को देखने पर उस वक्त की रफ्तार का अंदाजा होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा बनी, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और फिर 26 नवंबर 1949 तक बिना रुके काम चला। उस समय के माहौल और समर्पण की कल्पना करना ही रोमांचित कर देता है। और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया, हमारा गणतंत्र दिवस। अब एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए, 299। वैसे शुरुआत में सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद सिर्फ 299 लोग बचे थे। और इन्हीं 299 समर्पित लोगों ने इस नए देश को, इस नवजात गणतंत्र को आकार देने की भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इतना बड़ा काम महज एक ग्रुप ने नहीं किया। काम को अलग अलग कमेटियों में बांटा गया था और इनमें से सबसे अहम थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 29 अगस्त 1947 को बनी और इसे लीड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये परफेक्ट टीम वर्क और बेहतरीन कार्यप्रणाली की एक शानदार मिसाल है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, दर्शन और वैश्विक स्रोत, यानी इस रूपरेखा का डिजाइन कैसे तैयार हुआ। हमारे संविधान निर्माता सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि वे ग्लोबल स्कॉलर्स थे जो दुनिया भर से सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तलाश कर रहे थे। इस डिजाइन की शुरुआत होती है प्रस्तावना या उद्देशिका से। इसे संविधान का पहचान पत्र भी कह सकते हैं। यह बिल्कुल साफ कर देता है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। और हाँ, एक छोटा सा फैक्ट, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द शुरू में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए बाद में जोड़ा गया था। दिलचस्प बात यह है कि संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज को एक जगह इकट्ठा किया। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व उठा लिए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, और इस तरह दुनिया भर से बेस्ट फीचर्स चुनकर एक बहुत ही अनूठा, मजबूत भारतीय हाइब्रिड मॉडल तैयार कर दिया। इस हाइब्रिड मॉडल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है शक्तियों का बंटवारा। अमेरिका की बात करें तो वहां अध्यक्षीय प्रणाली है, सब कुछ एकदम अलग अलग होता है। लेकिन भारत ने ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली अपनाई। यहां कार्यपालिका और विधायिका आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही स्मार्ट और बैलेंस सिस्टम। हमारा तीसरा हिस्सा है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये हमारी इमारत के सबसे मजबूत, भार उठाने वाले मुख्य स्तंभ हैं। यहीं ये तय होता है कि राज्य का नागरिक के प्रति क्या दायित्व है और बदले में नागरिक का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है। संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को देखिए, समानता से लेकर आज़ादी तक और शोषण के खिलाफ सुरक्षा से लेकर धार्मिक अधिकारों तक। सच कहूं तो ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि ये सरकार की ताकत के सामने हर एक इंसान की गरिमा और सुरक्षा की पक्की गारंटी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकार तो दे दिए, लेकिन अगर कोई उन्हें लागू ही ना करे तो? इसीलिए अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल सही मायनों में इसे संविधान की आत्मा कहा था। खैर, मौलिक अधिकारों को तो कोर्ट के जरिए लागू करवाया जा सकता है, लेकिन भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक तत्वों या डीपीएसपी का क्या? असल में इन्हें सरकार के लिए एक मॉरल कंपस समझ लीजिए।
इनमें समाजवादी और गांधीवादी विचार हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उन्हें एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किस दिशा में काम करना चाहिए। यहाँ थोड़ा रुकते हैं क्योंकि ये पॉइंट बहुत बहुत अहम है। 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, इसी से बेसिक स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल आत्मा या बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने हमारे संविधान की पहचान हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। चलिए अब इस वास्तुकला के चौथे हिस्से पर आते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका। यह हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर की छत की तरह काम करती है। यही वह तंत्र है जो कानूनों को लागू करता है और पूरे देश का प्रशासन चलाता है। इस फ्लोचार्ट से ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि शक्ति का प्रवाह कैसे होता है। अनुच्छेद 52 के तहत सबसे ऊपर आते हैं हमारे राष्ट्रपति, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं। सारी कार्यकारी शक्तियां इसी बिंदु से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती हैं। पर जाहिर है, इतनी बड़ी पावर के साथ जवाबदेही भी आती है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया दी गई है। और सच मानिए, ये प्रोसेस इतना मुश्किल है, जिसमें संसद के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, कि ये हमारे सिस्टम में मौजूद चेक्स एंड बैलेंस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण बन जाता है। अगर थ्योरी में देखें तो राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, माफी देना, सेना की कमान संभालना और यहां तक कि इमरजेंसी घोषित करना। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम सब जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा मंत्री परिषद की सलाह पर ही किया जाता है। और अब इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, संसद की संरचना। ये वो दीवारें हैं जो इस पूरे लोकतंत्र का भार उठाती हैं। यही वो जगह है जहां जनता की इच्छाओं को कानूनों में बदला जाता है। आर्टिकल 79 के नोट्स को ध्यान से देखने पर एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है। संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। भले ही राष्ट्रपति किसी भी सदन में बैठते ना हों, लेकिन उनके बिना संसद पूरी नहीं होती। तो हमारे पास एक द्विसदनीय व्यवस्था है। एक तरफ लोकसभा है जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, काफी गतिशील है और हर 5 साल में बदल सकती है। दूसरी तरफ राज्यसभा है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और जो कभी भंग नहीं होती। ये कॉम्बिनेशन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया गया है। और यहां इस नंबर 12 पर गौर कीजिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति ठीक 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया में देश के सबसे बेहतरीन दिमाग शामिल हो सकें। अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में हैं, तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। हमारा संविधान 1950 के विजन पर बना था, लेकिन ये आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग के साथ भी एकदम सटीक बैठता है। तो क्या इस वास्तुकला का ये बुनियादी ढांचा आने वाले कल के नागरिकों और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इसी तरह खुद को ढालता रहेगा? सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।